तो आज 10th के प्रीवियस ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कशन यहाँ देखने वाले हम हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल, और यह ऑलवेज यानी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है प्रकाश की किरणें किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में, क्योंकि अनंत से आती हुई किरणें हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम दो था, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आगे वाला क्वेश्चन 5 नंबर का है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों न हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण क्या होगी? सीधा प्रतिबिंब दो ही दर्पण में प्राप्त हो सकता है, एक अवतल दर्पण में भी। अब सदैव कहा, क्वेश्चन देखो, कहता है सदैव सीधा प्राप्त होगा। तो सदैव सीधा प्राप्त दो दर्पण में होगा, एक उत्तल दर्पण में और एक होगा समतल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण मतलब सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, लेकिन क्वेश्चन कहा है सदैव सीधा प्राप्त होगा। तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। आगे क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे निर्वात से कम किस में होगा? हवा में। निर्वात से कम किस में होता है? हवा में। तो सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात से कम हवा में। हवा से कम किस में होगा? पानी में। किसमें होगा? पानी में। पानी से कम किस में होगा? कांच में। सबसे कम किस में होता है? कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज पारदर्शी होता है। तैलीय कागज ही नहीं, घिसा हुआ कांच भी क्या होता है? पारदर्शक होता है। क्या होता है? पारदर्शक होता है। आगे क्वेश्चन चले तो कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? जैसे कहा कि एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण होगा, और उस पर आपतित किरणें, समतल दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तित किरण पुंज। कहता है कि अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है। अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज मतलब ऐसे किरण पुंज होगी जो केवल मतलब कई स्रोतों से, मतलब एक ही स्रोत से, कई स्रोतों से आ रही होगी और यह जाके एक बिंदु पर मिल रही है। तो एक किरण पुंज है अभिसारी। तो परावर्तित किरणें क्या होगी? तो परावर्तित किरणें भी क्या होगी? समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? समांतर। यह किरणें आएगी और फिर इधर चल जाएगी, जो किरणें फिर आएगी फिर इधर चल जाएगी, अनेक किरणें एक दूसरे से हटते जाएगी। तो यह किरणें कैसे हो जाएगी? समांतर। आगे क्वेश्चन देखो 9 नंबर, कहता है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को तो प्रकाशानुवर्तन। जल की ओर गति को जल की ओर गति को क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। जबकि गुरुत्वाकर्षण की ओर गति को क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। रसायन की ओर गति, जैसे अगर कोई पुष्प था, यदि कोई क्या होगा? पुष्प, तो पुष्प में अंडाशय भी होगा, वर्तिकाग्र। तो इसमें पराग कण रहता है, तो पराग कण की वर्तिकाग्र की ओर गति। तो ये जो गति हो रही है यह रसायनुवर्तन हो रहा है।
अगली का 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, समतल दर्पण के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होगा +1 होता है। कैसे? जैसे इसके जो आवर्धन होता है, आवर्धन का फॉर्मूला m होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसमें जितना कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में कोई जितना वस्तु ऊंचा हाइट होता है उसका प्रतिबिंब भी उतने ही हाइट पर बनता है, हाइट में कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए अगर ये हाइट अगर 1 मीटर रहता और वस्तु की ऊंचाई भी 1 मीटर रहता तो ये दोनों कट के क्या आता? 1 आता। इसीलिए समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। यदि इस समतल दर्पण है, यदि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण पर कोई किरणें आई, तो समतल दर्पण पर अगर कोई किरणें लंबवत मतलब परपेंडिकुलर आएगी तो जितना डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर वापस लौट जाएगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होती है। तो जब आपतित और परावर्तित कोण बराबर होगी तो लंबवत आपतित होगा मतलब 90 डिग्री पर आएगी। तो कहता है परावर्तित कितना डिग्री पर होगा? तो 90 डिग्री पर ही परावर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है कि किरणों के समूह को तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज का अर्थ ही होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें ऑलवेज किस में गमन करती है? एक रेखा में करती है। अब जो भी अनंत से आने वाली किरणें हैं जैसे सूर्य, तो सूर्य के स्रोत को माना जाता है कि सूर्य का क्या है? अनंत पर स्थित है, क्योंकि बहुत दूरी पर है। तो वो जो अनंत पर है तो उससे जो भी किरणें आएगी वह भी क्या होगी? एक सीधी रेखा में आएगी। क्या आएगी? सीधी रेखा में आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जो वायु में होता है 3 × 10⁻, वायु में होता है वायु में जो प्रकाश की चाल है, तो वायु में प्रकाश की चाल 2.25 क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसमें 2.25 है, इसमें 3 है, तो ये निर्वात में सबसे अधिक चाल हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस वायु में कितना हुआ? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। तो इससे क्या है? कम। तो निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। आय कहता है तेल लगा कागज क्या होता है? तो पारभासी। क्या होता है? पारभासी। और बताएं हम तुमको कि कौन? और घिसा हुआ कांच भी क्या है? पारभासी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कहता है सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सी है? तो जो भी किरणें सूर्य से आ रही होगी वह सीधी रेखा में और समानांतर होगी। क्या होगी? सीधी रेखा में और समानांतर होगी। तो प्रकाश क्या होगी? समांतर किरण पुंज और एक सीधी रेखा में आएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं गोलीय दर्पण से। कहता है कि हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। F बराबर होता है R/2 होता है। तो अब इसमें से या तो वो ऑप्शन होगा न तो इसका कोई रूप होगा। जैसे R का मान निकालते हैं तो R कितना हो जाएगा? फोकस दूरी का दुगुना। तो R बराबर 2F। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। ऑप्शन ए। या तो E होगा न तो E होगा। तो आय कहता है तीसरा क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का मानव की आंख में भी, मानव के सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया मानव नेत्र। इसमें भी क्या होता है? उत्तल लेंस का ही व्यवहार किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, किसका? सर्च लाइट का परावर्तक सतह बना होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का हेडलाइट या तो हेडलाइट, घड़ी की जो हेडलाइट होता है वो भी किसका बना होता है? घड़ी का हेडलाइट। तो हेडलाइट भी किसका बना होता है? हेडलाइट। यह भी क्या बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धित है, आवर्धन कहता है प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होना चाहिए वास्तविक, और जब वास्तविक है तो ऑलवेज क्या बनेगा? उल्टा है, उल्टा सीधा सीधा क्या बनेगा? सीधा। तो ऑलवेज क्या बनेगा? सीधा। या तो वास्तविक होगी अन्यथा वास्तविक और सीधा होगी, नहीं वास्तविक और सीधा ना होगा, क्योंकि अगर कोई प्रतिबिंब सीधा बन रही है तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन प्रतिबिंब है? काल्पनिक। उल्टा बनेगा तब क्या होगा? वास्तविक। तो या तो अगर कथी करा कि आवर्धन ऋणात्मक है और वह प्रतिबिंब की प्रकृति कब होगी? अगर आवर्धन ऋणात्मक है मतलब चिन्ह परिपाटी अगर लें तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग वस्तु दर्पण के उधर बनना चाहिए और ऊपर बनता। अगर ऊपर बनता, समझो आराम से, ऊपर बनता तो पूरा पॉजिटिव बनता। जैसे ई वाई एक्सिस, ई वाई डैश, ई एक्स होगा और ई एक्स डैश। तो इसमें इस क्वाड्रेंट जो इस घर में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पूरा पॉजिटिव बनता। तो पॉजिटिव बनता तो ऊपर तो बनेगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन सभी पॉजिटिव है। नीचे ऋणात्मक है, क्या है? नीचे ऋणात्मक है। नीचे एक्स एक्सिस भी ऋणात्मक है और वाई एक्सिस भी ऋणात्मक है। तो अगर कोई दर्पण हिया रखाया, अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो नीचे ऑलवेज उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जब उल्टा बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो वास्तविक और कथी होगा? उल्टा। कुछ आंसर बोलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होगा, ये जो व्यास बना, इस व्यास को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर दर्पण इस गोला को बीचों बीच काट कर एक दर्पण तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस पर प्राप्त कर सकते हैं हम? पर्दे पर। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। कहता है कि अगर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो किस पर माप सकता है? उसको मापने के लिए अगर कोई दर्पण है और इस दर्पण से प्रतिबिंब बना और इसको पर्दे पर भी प्राप्त कर सकता है, मतलब पर्दे पर प्राप्त कर सकता है तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। अब जब वास्तविक होगा तो कहता है कि प्रयोगकर्ता को मापना होगा फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए। किसका निर्धारित करने के लिए? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए हमें वक्रता त्रिज्या चाहिए, क्योंकि f बराबर ही क्या होता है? r/2। तो अगर हमें फोकस दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या नापना होगा तो 2f हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी नापने के लिए हमें क्या पता करना होगा? वक्रता त्रिज्या। तो कहता है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। अब दर्पण है और दर्पण के ध्रुव पोल होगा, P होगा, और प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब की दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी। तो अब समझो आराम से, हमें चाहिए क्या? फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए कि वस्तु की दूरी कहाँ तक होगा और दूसरा चाहिए कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? पर्दा पर। तो पहला बात की दर्पण से पर्दे के बीच की भी दूरी चाहिए कि कितना दूरी पर प्रतिबिंब बना है, और दूसरा हमें दर्पण और बिंब के बीच की भी दूरी चाहिए, क्योंकि कि वस्तु दर्पण से कितना दूरी पर है। तो हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगा। किसकी आवश्यकता? दोनों की पड़ेगा, क्योंकि हमें f लेने के लिए वस्तु की दूरी भी चाहिए और प्रतिबिंब की भी दूरी चाहिए। तो कहा कि बिंब जो है पर्दे पर प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, तो दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बना वो भी चाहिए, दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु है वो भी चाहिए। तो हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगा।
अगले का क्वेश्चन 8 देखो, कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखता है। अब जो दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा उसी का उपयोग करेगा। अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या क्या है? 32। तो अभी बताएं कि f बराबर होता है r/2। तो वक्रता त्रिज्या r कितना दिया? 32। तो f बराबर 32/2, दूसरे कट जाएगा 16। अब समझो कौन कहा है कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में। तो प्लस क्या आएगा? 16। तो प्लस 16 ऑप्शन नंबर सी। अगले का 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तनका देर पहले बताएं। कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, अभी ई दर्पण है, क्या है? दर्पण। अगर ई दर्पण है तो दर्पण के सामने हम वस्तु की लेंगे, जैसे दर्पण हुआ, इसके सामने हुआ। तो कहता है वस्तु के सामने रखी गई बिंब मतलब वस्तु। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो ई पोल है, क्या है? पोल। यहाँ पर एक्सिस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक्सिस। अब बताएं कि ई एक्स है और ये एक्स डैश है। तो एक्स डैश की ओर मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक, क्या होगी? ऋणात्मक। तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। धनात्मक कभी नहीं संभव है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, दोनों होगा, लेकिन दर्पण कह रहा है तो सिर्फ हम दर्पण पर कहेंगे। कह रहा है दर्पण की या दर्पण। अगर लेंस कहा था तो क्या होता? लेंस कहेगा तो उत्तल भी उत्तले होगा। क्या होगा? उत्तल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण की वरीयता देते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम दर्पण सूत्र लिखे थे। कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें से जो ऑप्शन देखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f तो 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन 14 नंबर देखो। कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो अग्रदीप मतलब हेडलाइट। हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए। आगे कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण संभवतः क्या हो सकता है? उत्तल दर्पण की या उत्तल लेंस हो, उसी का फोकस दूरी प्लस में यानी पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऑप्शन ए। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का एक ही ऐसा है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ पर रखेंगे हम? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सी पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? अभी बताएं कि r = 2f होगा। क्या होगा? r = 2f, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अगर कोई काल्पनिक प्रतिबिंब है तो अभी बताएं कि वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा। क्या बनेगा? सीधा। तो ऑलवेज वो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। यानी कि उल्टा बन जाएगा। तो पहले जो उल्टा है उसमें ऑप्शन ही होबे न करेगा। और सीधा और उत्तल दर्पण में जैसे कहा कौन दर्पण?
उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण भी वास्तविक प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, परंतु अवतल दर्पण आवर्धित बनाता है। क्या बनाता है? जबकि दर्पण को नाम लिया उत्तल, तो उत्तल छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा। तो छोटा को हरासित कहते हैं। हरासित मतलब कम कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आगे देखो, कहता है किसी दर्पण की दूरी, किसी दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब, दूर का जो वस्तु का प्रतिबिंब है, कहाँ के प्रतिबिंब? दूर के वस्तु का। दूर के वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सदैव सीधा। तभी दिखाई देगा जब दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा? कैसा प्रतिबिंब? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, समतल दर्पण में भी बनता है। तो ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका होता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 25, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या कहा? आवर्धित और काल्पनिक भी बनाना है के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो फोकस और वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता ध्रुव के बीच में। कहाँ रखना होगा? फोकस और वक्रता ध्रुव के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 27 पहले 26 में चले, अभी 26 देखते हैं। क्या देखते हैं? 26 कहता है किसी बिंब अवतल दर्पण का, किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा भी होना चाहिए और बिंब बड़ा भी होना चाहिए। कहा कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, बिंब से बड़ा और आभासी। एक ही ऐसी स्थिति है कि हम कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस नहीं, समझो आराम से। दर्पण कैसा है? अवतल। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हम दर्पण के ध्रुव P है और यहाँ पर मुख्य फोकस ध्रुव और P के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ध्रुव और P के, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अभी बताएं कि f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो r बराबर क्या होगा? 2f होगा। कति कहा? वक्रता त्रिज्या निकालना है, मतलब r मतलब फोकस दूरी का 2 गुना 20, कितना चला आएगा? 40 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान। नहीं, समझो पहले आराम से, सोझे एक बार ले है। इसे कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? महत्तम मतलब वस्तु मैक्सिमम कितना लंबा हो सकता है और उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बन सकता है। समझो, अगर कोई उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है? उत्तल। अगर उत्तल होगा तो उत्तल दर्पण में वस्तु हम कितना भी बड़ा क्यों न ले ले, वस्तु का प्रतिबिंब ऑलवेज क्या बनेगा? छोटा। जैसे वस्तु कितना भी बड़ा लेंगे परंतु जो प्रतिबिंब बनेगा इधर, प्रतिबिंब एकदम छोटा बनता है। तो अगर छोटा बनेगा तो जो आवर्धन का मान होगा, आवर्धन ऑलवेज 1 से लेस देन आएगा, मतलब 1 से कम। आवर्धन क्या आएगा? 1 से हमेशा कम आएगा। अब 1 से क्या आएगा? कम। तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम। अब 1 से कम ऑप्शन में देखेगा तो एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी। इसीलिए आंसर क्या होगा? सी। आया समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा तो कहता है फोकस से ध्रुव की ओर,
फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन का, जैसे कहा कि कोई अवतल दर्पण है, अगर ये अवतल दर्पण है, अगर आप इस अवतल दर्पण में कहाँ से, फोकस से, कहाँ करा, फोकस से, तो फोकस तो कहीं यहाँ होगा एफ, तो कहता है फोकस से कहाँ, ये ध्रुव की ओर, ध्रुव की पोल इधर है, तो कहता है अगर ध्रुव की ओर आते हैं तो आवर्धन का मान क्या होगा? अगर समझो आराम से, एफ पर होगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर तो अत्यधिक आवर्धित, मतलब प्रतिबिंब की, मतलब वस्तु की ऊंचाई अधिक, मतलब वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक बड़ा बनेगा। जबकि जैसे ही आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बाहर कहीं बनेगा, दर्पण के अंदर की ओर, और वस्तु से सिर्फ बड़ा बनेगा, लेकिन अत्यधिक आवर्धित नहीं बनेगा। तो जैसे ही उधर की ओर हम जाएंगे तो जो आवर्धन का मान होगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्योंकि जैसे कि पहले अनंत पर वस्तु होगी तो अनंत पर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और सबसे छोटा, तो उस समय आवर्धन और छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ेगा आवर्धन, जैसे कि मैक्सिमम हाइट यहाँ प्राप्त करेगा वस्तु का कोई हाइट हो, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट एफ पर रखी गई वस्तु से ही प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। जैसे एफ पर जो वस्तु होगा, उस एफ पर वस्तु जब रहेगा तो उस समय प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, अनंत पर अत्यधिक आवर्धित रहेगी। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई तो बढ़ा, लेकिन वस्तु की ऊंचाई अभी भी वही है, तो आवर्धन का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे गया वस्तु, जैसे ध्रुव एफ के बाद कहा जाएगा पी और एफ के बीच में, तब वहां पर प्रतिबिंब, वस्तु तो जो है वही रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब थोड़ा ही बढ़ेगा, ज्यादा आवर्धित नहीं होगी। तो क्या होगा? ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कहता है कि यदि अवतल दर्पण निचला आधा भाग टूट जाए, आधा भाग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। टूटने या बढ़ने या घटने से प्रतिबिंब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे प्रतिबिंब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कहता है कम तीव्र बनेगा, आधा बनेगा, सीधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जैसे दर्पण है, जैसे हमारे सामने अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगी। तो कहता है अगर निचला भाग तोड़ दीजिए आप, अभी भी वस्तु आएगा तो इसमें प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश करेगा। कहता है कि आधा अगर तोड़ देगा तब आएगा। सिर्फ कहता है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, आधा बनेगा और सीधा बनेगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। निचला भाग टूटने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसे वस्तु को रखा, समझो आराम से। अगर वस्तु यहाँ पर सी पर है, कहाँ पर है? सी पर, तो यहाँ से जाएगी और एफ से होकर गुजर जाएगी। कहाँ से जाएगी? एफ से होकर गुजर जाएगी। तो अगर ये निचला भाग टूट गया है, तो अगर निचला भाग टूट जाएगा तो टूटने की वजह से होगा क्या? प्रतिबिंब ही फॉर्मेट न होगा। अगर ये निचला भाग पूरा टूट जाए तो प्रतिबिंब ही फॉर्मेट न होगा। तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन ही न है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर कहे कि प्रतिबिंब आधा टूट जाए, अगर प्रतिबिंब आधा टूट जाता तब तो ये प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि फिर अब ऐसा होगा कि जैसे ये पूरा दर्पण था, निचला भाग टूटा, तो कहीं भी वस्तु को अगर रखो तो एक बार ऐसी स्थिति आएगी जिसे अब एक ही ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा कोई कंडीशन में न दिले है। अगर ई एफ है और ई पी है, अगर यहाँ रखते तो यहाँ से जाता और फिर मुख्य फोकस से गुजर जाती। दूसरा ध्रुव से जाता तो ध्रुवी की ओर कट सकता था, तो प्रतिबिंब बनता, परंतु आधा नहीं बनेगा, ऐसा संभव ही नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि आंख, नाक और गला, आंख, नाक और गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कहता है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। यदि वस्तु की दूरी क्या होगी? कहता है कि अभी बताएं कि m आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी, तो वस्तु हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज। तो कहता है उत्पन्न आवर्धन का मान,
धनात्मक होगा। धनात्मक आवर्धन मान होने के लिए तो पहली बात कि अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में दर्पण का धनात्मक मान होने के लिए यदि वस्तु की दूरी का मान कितना होना चाहिए, तो वस्तु की दूरी ऑलवेज इधर होना चाहिए उसे, क्योंकि इधर मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। समझो आराम से, ऋणात्मक होती है। अगर ऋणात्मक होगा तो अब हाइट जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वस्तु, तो वस्तु की दूरी भी निगेटिव आएगी और प्रतिबिंब की भी दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब माइनस में यू आता और माइनस में यू आता, दोनों माइनस माइनस होके कट जाता, तभी धनात्मक आवर्धन मान आएगा। तो कहता है कि इस 10 सेंटीमीटर तो वस्तु की दूरी बताइए, क्या वस्तु का दूरी क्या होगा। तो हम वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं, सिर्फ एफ दिया और अगर एफ दे ले है फोकस दूरी 20 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, तो फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 40, वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी, तो बिंब की दूरी ऑलवेज 40 से कम ही होगा, 40 से कम, लेकिन कहता है 10 से अधिक, हाँ 10 से अधिक होगा, क्योंकि फोकस दूरी 10 था, नहीं ये 10 था, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो 20 से अधिक संभव नहीं है, 20 से अधिक संभव नहीं होगा। तो उसके बाद कहा कि 10 से कम, 10 से कम रहेगा तो काल्पनिक बनेगी, और काल्पनिक बनेगा तो उधर बन जाएगा, और उधर बन जाएगा तो एक ऋणात्मक आएगा, तो 10 से कम भी नहीं होगा। तो दूरी क्या होना चाहिए, 10 से अधिक, 10 से अधिक होगा। कोई दिक्कत, चले आगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 कहता है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, कहाँ प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, जो ई लाइन है यही क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। जैसे एक केंद्र से पी तक की दूरी पूरा क्या है, प्रधान अक्ष है। कहता है प्रधान अक्ष पर कोई चलती हुई चींटी है, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, क्या बना, सीधा। तो कहता है चींटी की गति की दिशा क्या होगा, ई एफ है, क्या है, एफ। एक ही ऐसी स्थिति अवतल दर्पण में है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, मतलब चिंटियावा कहाँ रहा होगा, फोकस से किधर जा रहा होगा, तो फोकस से ध्रुव की ओर, कहाँ जा रहा होगा, ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन आया, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण अपने पर पड़ने वाले किरण, अपने पर पड़ने वाले किरण को, इससे अगर कोई अनंत से किरण, अगर ये अवतल दर्पण है तो इस पर किरणें पड़ेगा, तो इस किरणें एक बिंदु पर आके मुड़ती है फोकस पर, कहाँ की मुड़ती है, फोकस पर। तो किरणों को आपस ला रहा है, क्या ला रहा है, समानांतर से आने वाली किरणों को कहाँ कर रहा है, आपस में ला रहा है। तो ये अभिसरित है, किरणों को मुड़ रही है, तो मोड़ के कहाँ ला रहा है, आपस में। तो ये अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। तो कौन दर्पण होगा, अभिसारी। जबकि उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी दर्पण। कैसे दर्पण होता है, अपसारी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। कहता है कार के हेडलाइट, अभी बताएं हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, उसमें कौन दर्पण आता है, दर्पण। 37 नंबर कहता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक, सदैव सीधा, सदैव सीधा। क्वेश्चन नंबर कहता है, आगे चलते हैं, आगे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड में देखते हैं। अब कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान, तो हम अपवर्तनांक के नियम से जानते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है।
अब है क्या, तू आराम से मारेगा मिट्टी, परंतु ऐसा कोई भी वस्तु जो पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी नहीं है, जो वस्तु पारदर्शी नहीं होगा उससे लेंस बनाना संभव नहीं है। जो भी वस्तु पारदर्शी है उससे लेंस बनाना संभव है। तो जल पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है, प्लास्टिक भी मतलब पन्नी के आर पार देख सकता है। रंगीन पन्नी, सफेद पन्नी, अब रंगीन पन्नी होगा तो नहीं दिखाई देगा, तो प्लास्टिक से भी आर पार देखा जा सकता है। तो इस सब का प्रयोग कांच मतलब बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। परंतु मिट्टी की कोई चीज बना दो उसे आर पार देखना संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखो, कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखना होगा हमें। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस कुछ इस तरह का होता है। अगर यहाँ रखते हैं तो अगर ये 2f1 है, 2f2 मानो इसको, इसे f1 मानते, क्या मानते f1 f2 क्या मानेगा f2, इधर f1, इधर f1 और इधर 2f1 बताएं दो दिनों। अब कहा कि वस्तु को क्या प्राप्त करना है हमें, समान प्रतिबिंब। तो यदि 2f पर रखेगा, कहाँ रखेगा, तो क्वेश्चन कहता है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, 2f पर, कहाँ रखेगा 2f पर। ये फोकस दूरी f है, इसके दुगुनी दूरी पर, तो 2f 2 पर रखेंगे तभी हमें वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। तो कहाँ रखना होगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, समझो आराम से, लेंस का आवर्धन, किसका आवर्धन, लेंस का, v बटे u, जबकि दर्पण का आवर्धन माइनस v बटे u होता है, माइनस v बटे u होता है। तो लेंस का है तो v बटे u, v बटे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम, 2। कितना नियम, 2।